निर्मला पुतुल की कविताएं आदिवासी पीड़ा और प्रतिरोध का काव्य संसार। निर्मला पुतुल का काव्य संसार एक अलग दुनिया खोलता है। वास्तविक और वैचारिक के अंतर को यहाँ शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। अधिकांशतः स्त्री कविता की पहचान पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति की आकांक्षा में पढ़ी जाती है, किंतु यहाँ आदिवासी समाज का हास्याकरण उसे एक अतिरिक्त आयाम देता है। यहाँ हिंसा के कई रूप हैं और लड़ाई उतनी ही गहरी। आज़ादी के लगभग 7 दशक बाद भी यह जन समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो पाया है। राजनीति और बाजार ने उनकी असुरक्षा को तीव्रतर ही किया है। विकास के नाम पर षड्यंत्रों का शिकार होते हुए इन आदिवासियों को बार बार विस्थापन का दंश झेलना पड़ा है। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में आदिवासी समाज के अंतर्विरोधों को उकेरते हुए यथास्थिति के प्रतिकार के लिए कविता का अभियान छेड़ती हैं। वे अपने आदिवासी बहनों और भाइयों को विद्रोह के वीर इतिहास की याद दिलाती हैं, बार बार सचेत करती हैं कि अपने शोषण को पहचानो एवं उदासीन समर्पण की राह छोड़कर संघर्ष की राह चुनो। इस सारे सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में स्त्रियों की स्थिति और भी विकट है। जीवन के अभावों से सतत संघर्ष, कड़ी मेहनत, दैहिक आर्थिक शोषण, स्त्री को डायन बना देने वाली कुप्रथाओं का बोझ सब मिलकर स्त्री के लिए ऐसा व्यूह रचना करते हैं कि उनका जीवित रहना इस समाज में सांस लेना भी कड़े जीवट एवं साहस की मांग करता है। निर्मला पुतुल की कविताएं इस प्रति संसार को हमारे सामने सजीव कर देती हैं। प्रति की जगह स्त्री होना चाहिए। निर्मला पुतुल की कविताएं इस स्त्री संसार को हमारे सामने सजीव कर देती हैं। स्त्री कविता की पहचान करते हुए निर्मला पुतुल की कविताओं को शामिल करने का उद्देश्य स्त्री के इस दोहरे हास्यकरण से जो जटिलताएं उत्पन्न होती हैं उनसे साक्षात्कार करना है। इस कवित्री की मूल भाषा संथाली है। पहला संकलन अपने घर की तलाश में सन 2004 में रमनिका फाउंडेशन से संताली हिंदी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित हुआ। इन कविताओं के ताप तथा स्वर की दृढ़ता ने हिंदी समाज को इन्हें गंभीरता से लेने पर विवश किया। इनसे अधिकांश हिंदी कविताएं हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 2005 में प्रकाशित की गई, जिसका शीर्षक था नगाड़े की तरह बजते शब्द। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं के द्वारा नगाड़े की तरह चोट करने वाले ऊंचे स्वर में सामाजिक न्याय की गुहार कर रही हैं। 2014 में बेघर सपने प्रकाशित हुआ, जो एक बार फिर शोषण और न्याय के सवालों को उठाता है। इन कविताओं में बार बार बलात्कार का शिकार होती या फिर घरेलू श्रम की मंडी में बेच दी जाती आदिवासी लड़कियों की पीड़ा साकार हुई है। निर्मला पुतुल का काव्य संसार आज हिंदी कविता से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। निर्मला पुतुल की कविता में स्त्री प्रश्न। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी अस्मिता से अलग कर स्त्री अस्मिता का कोई अस्तित्व नहीं है।
निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी अस्मिता से अलग कर स्त्री अस्मिता का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कविता में आदिवासी स्त्री जीवन के असंख्य आख्यान हैं। घर और घर से बाहर जिस गहरे दुख के अभिशाप से वह निरंतर झेलती है, ये कविताएं उसका बयान हैं। अपने एक लेख झारखंडी महिला का पलायन और एवं उनका शोषण, आदिवासी महिलाओं के जीवन यथार्थ के विषय में निर्मला जी लिखती हैं। आदिवासी महिलाएं जिनके पास भूख है, भूख से दूर तक पसरी उबड़ खाबड़ धरती है, सपने हैं, सपनों से दूर तक पीछा करती अधूरी इच्छाएं हैं, जिसकी लिजी दीवारों पर पांव रखकर वे भागती हैं बेतहाशा, कभी पूरब तो कभी पश्चिम की ओर। अपनी कविताओं में कवित्री इन भागती, हाँफती, डरी हुई महिलाओं के जीवन प्रसंगों का वर्णन करती है। ये दृश्य करुणा उपजाने वाले हैं। ढेपचा के बाबू का यह दारुण स्त्री जीवन की प्रतीकात्मक कविता है। यह कविता नहीं, कविता में कहानी है उस स्त्री की जिसका पति उसे छोड़ कश्मीर कमाने गया है। बेटा और बेटी बंगाल। 5 साल के छोटे बच्चे को लिए वह अकेले हर स्थिति से लड़ रही है। सबकी भूखी ललचाई नज़रें उस पर लगी हैं। ऊपर पाड़ा के लोग उसका सुअर मारकर खा जाते हैं। बाजार से उसका सामान चोरी चला जाता है। जमीनें बिक रही हैं। लाल कार्ड का लाभ प्रधान हड़प जाता है। स्कूल बंद, खेती बंद, मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। उस पर हंसी ठट्ठा और अपमान। आदिवासी ग्राम समाज की औरत को हल चलाने, छत डालने का भी अधिकार नहीं। डायन करार कर नंगा नचाने की दहशत हरदम पीछा करती है। अकेली औरत कैसे निभाए अपने दुख और पीड़ा, वह किसे दिखाए। बस इसी आश में बालों में फूल लगाना नहीं छोड़ा है कि कभी उसका पति लौट आएगा। यह कहानी लगभग प्रत्येक आदिवासी स्त्री की है जिसे तरह तरह का अपमान झेलना पड़ता है। कभी पति के चले जाने पर तो कभी उसके होने पर भी। कोई आया, कुछ उठा ले गया, तुम बांसुरी बजाते रहे। असक्तता आत्मलिप्तता बन जाती है। आदिवासी जन समाज में स्त्री हो या पुरुष, तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा इतने विवश कर दिए गए हैं कि प्रतिकार की आवाज़ नहीं निकल पाती। शायद इसीलिए बस्ती में आग लगे, जुलूस निकले, कुछ भी हो जाए, पुरुष ने अपने दुख को और अपने साहस को बांसुरी की आवाज़ में विलुप्त कर दिया। उसकी स्त्री हर बार चुप रहकर उसकी निष्क्रियता को नहीं झेल सकती। इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी, छीनकर तोड़ दूँगी तुम्हारी बांसुरी कि देखो इस बार वो मुझे उठाने आ रहे हैं। उठा लिया जाना यौन शोषण आदिवासी स्त्रियों के जीवन की बहुत बड़ी हकीकत है। डर का अनाम साया उन्हें हर वक्त घेरे रहता है। कैसी हैवानियत की शिकार होती हैं ये स्त्रियां। घर का दरवाज़ा खोलकर सोने में डरती हैं। दरवाजे बंद होने पर भी बाहर की आवाज़ें और सुरक्षा के बोध को कम नहीं होने देती। टेलीविज़न और अखबार के पन्ने रंगे होते हैं ऐसी वारदातों के बयान से। निर्मला पुतुल अपनी अनेक कविताओं में
कभी सीधे कभी सांकेतिक रूप में ऐसी घटनाओं का वर्णन करती हैं। पीड़ा इस बात की है कि आतताइयों के चेहरे अलग से पहचाने जाने वाले चेहरे नहीं हैं। कौन किस वेश में उनका सौदा कर देगा यह साफ नहीं। महज बोतल भर दारू और एक मुर्गे के लिए प्रसव पीड़ा सहकर जन्म देने वाली माँ ने अपनी बेटी को बहसी दरिंदों के हवाले कर दिया, या फिर किसी छोटे से एहसान के बदले बापू ने मूर्ख बनकर बाघ से दुष्ट आदमियों के हवाले कर दिया। अपना पति भी उसके साथ दरिंदगी कर सकता है। यह निरंकुशता की सीमा है, यहाँ जहाँ मानवीय संवेदनाएं इस कदर मर जाती हैं कि मनुष्य और पशु का अंतर ही न दिखाई पड़े। दैहिक शोषण जैसे इस समाज में स्त्री की स्वीकृत नियति है, इसीलिए कहीं कोई चीख पुकार नहीं, बस प्रताड़ित स्त्री के गले में अवरुद्ध हो गई चित्कार भर है, जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं सकती। कैसे भूल जाऊं वह राक्षसी रात जिसमें दुनिया की सारी संवेदनाएं, मेरा सबसे ऊंचा विश्वास, पवित्र रिश्ते की आस्था, सब कुछ लुट गया। किसी भी जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उन रिश्तों में चले जाना है जिन पर विश्वास अपने से भी अधिक हो। आदिवासी स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अपने आसपास के जन समाज के लिए वह मात्र देह में तब्दील की जाती रही है। जैसे पशुओं में मात्र नर मादा होते हैं, उसी तरह यहाँ भी औरों को उसी स्त्री देह ही दिखाई पड़ती है। जंगली, असभ्य, पिछड़ा कह हिकारत से देखते हैं हमें। मेरा सब कुछ अप्रिय है उनकी नज़र में, उन्हें प्रिय है मेरी गदराई देह, मेरा प्रिय मांस प्रिय है उन्हें। यह स्थिति उनके जीवन में किसने पैदा की? निश्चित है कि एक स्वावलंबी समाज की तरह जीने वाला यह वर्ग हमेशा से ताकत के इस उलझे हुए समीकरण में नहीं जीता रहा है। विकास की राजनीति एवं बाजार के प्रसार ने वहाँ के स्त्री जीवन को भी अछूता नहीं छोड़ा। स्त्री को मात्र पदार्थ या भोग्य समझने वालों ने यदि उसकी देह का शोषण किया, तो बाजार की बदलती अर्थनीतियों ने अपने घर से उन्हें बेदखल कर शहरों की श्रम मंडी में लगभग उनके लिए मानव तस्करी की स्थितियां पैदा कर दी। शहरों में घरेलू कामकाज के लिए इन इलाकों से जिन जवान लड़कियों को लाया जाता है, उनका यौन शोषण भी होता है और श्रम का उचित मूल्य भी नहीं मिलता। बड़े बड़े शहर इन गांव घर की लड़कियों को निगल जाते हैं। गांवों से इन लड़कियों का शहर की ओर विगमन इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है कि सभी घर खाली हो रहे हैं, लेकिन शहर आकर वे लड़कियां कहाँ गईं उसकी खबर भी किसी को नहीं लगती। निर्मला पुतुल अपने देश की उन सभी लड़कियों को ढूंढ रही हैं। कहाँ हो तुम माया, कहाँ हो? कहीं हो भी सही सलामत, या दिल्ली निगल गई तुम्हें? क्या सचमुच इतने लोगों से होकर गुजरी तुम, या वे सब के सब ही गुजरे अनचाहे तुम्हारी जिंदगी से? दिल्ली नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता माया कि वह ऐसा शमशान है जहाँ जिंदा दफन होने के लिए भी लोग लाइन में खड़े हैं?
झारखंड की धरती, संताल परगना की माटी, दुमका के पहाड़ और काठी कुंड के उजड़ते जंगल पुकार रहे हैं तुम्हें। तुम जहाँ भी हो, लौट आओ माया, लौट जाओ, लौट आओ। इतना लंबा उद्धरण यहाँ इसीलिए देना पड़ा कि कवित्री जो ब्यौरे दर्ज कर रही हैं वह उस सामाजिक जीवन की समझ पैदा करने के लिए आवश्यक है। ये कविताएं निर्मला के अपने जीवनानुभव एवं कार्य क्षेत्र से उपजी हैं। उनका कहना है, बस फील्ड वर्क के दौरान जो अनुभव मिलता है वही किसी न किसी रूप में यदा कदा आप तक पहुंचता रहा है। यह अब चाहे आप इसे साहित्य का दर्जा दें ना दें, आपकी मर्जी। जीवन के खुरदरे यथार्थ का यह तिक्त अनुभव ही काव्यानुभव में रूपांतरित हो जाता है। निश्चित ही वह साहित्य के पाले में है। मुक्तिबोध अपनी कविता चकमक की चिनगारियाँ में जिस अनुभव से कविता के उत्स की बात करते हैं, नुकीले कील धसे पैर से अंगारों के अनुभव से फूटती है कविता। ऐसी ही अनुभव इन कविताओं को अलग अलग कोटि में खड़ा करता है। अपने ही सपनों आकांक्षाओं में स्थापित निर्वासित होती स्त्री अपना घर तलाश रही है। स्त्री कविता की अन्य रचनाओं की भांति घर इन कविताओं का भी बीज शब्द है, जो काव्य संकलनों के शीर्षक ही घर तलाशने और बेघर सपनों की पीड़ा व्यक्त करते हैं। घर आश्रय भी है और स्त्री की निजता का पूर्णत्व भी। पुरुष की मानक दृष्टि से परे स्त्री का अपना एकांत, अपनी जमीन, अपना घर उसके लिए महत्वपूर्ण है। सपनों में भागती रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ती, तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलने की अपेक्षाएं लिए यह स्त्री समाज के स्थापित ढांचों से भिन्न अपने होने का अर्थ समझना चाहती है। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल के लिए मैं दौड़ती, हाँफती, भागती तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व एवं अस्मिता के प्रति यह सचेत भाव निर्मला पुतुल को किसी भी स्त्रीवादी कवित्री के समकक्ष खड़ा करता है। इतना ही नहीं, उसके पास जो मुट्ठी भर सवाल है उसमें वह अपने साथी से पूछती है क्या है वह उसके लिए, यानी पुरुष के लिए स्त्री अस्तित्व के क्या मायने हैं। क्या वह उसके लिए सिर्फ सर टिकाने के लिए एक तकिया, खूंटी या दीवार है, या फिर कोई डायरी, चादर या गेंद जिसे जब जैसा चाहा वैसे इस्तेमाल किया। बात सिर्फ उसके जानने की ही नहीं, इस लिंग आधारित असमानताओं को स्वयं स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया है। वह उसकी नज़र से ही अपनी दुनिया आंकती है। कवित्री उससे मुक्ति की घोषणा करते हुए लिखती हैं, मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते हुए मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। अपनी कल्पना में हर रोज़ एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है। घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ज़मीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो, एक उन्मुक्त आकाश। वह पूछना चाहती है कि रसोई और बिस्तर के गणित से परे पुरुष उसके विषय में जानता ही कितना है। इन ठेठ स्त्री
कविताओं के बावजूद स्त्रीवाद के पाखंड पर उन्हें बेहद नाराजगी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आमंत्रण पत्र पाकर जिस विडंबना का बोध उन्हें होता है उसे वे एक बार फिर कविता में दर्ज करती हैं। जहां ऊंची नाक वाली महिलाएं मंच पर आसीन होकर उनके नेतृत्व का दावा करेंगी, निर्मला पुतुल की नज़र स्त्री की द्वंद्वात्मक स्थिति पर है। स्त्री के इस मुहावरे में स्त्री की दुनिया के दो प्रति संसार हैं। एक में उस वर्ग की स्त्रियां हैं जो बहसें करती हैं, सरकारें बनाती गिराती हैं, तो दूसरे में वो मेहनत कश औरतें जो बहसों के मूल में होकर भी योजनाबद्ध ढंग से जीवन के हर मंच से अदृश्य कर दी जाती हैं। रोती और गाती स्त्रियों की पंक्तियों के बीच एक तीसरी मेहनतकश औरत भी है जो अक्सर कवियों लेखकों की पकड़ से छूट जाती है। यह पंक्ति नहीं, पूरी जमात है जिसमें हर बार दृष्टि ओझल रही असंख्य स्त्रियां हैं। स्त्रियों पर कविता पढ़ने वाले कवियों और स्त्री विमर्श में शामिल लेखकों की नज़र से अक्सर जो स्त्रियां छूट जाती हैं, कवित्री चुनौती भरे स्वर में उन्हें उस ओर देखने के लिए ललकार रही हैं। आदिवासी होने पर मुझे गर्व है, पर उसमें आदिवासी स्त्री होना मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। चूँकि आदिवासी स्त्रियों को हमेशा हे दृष्टि से देखा गया, कभी लिखो फेंको वाली कलम की तरह या फिर साड़ के भांड की तरह, तो कभी कामुक दृष्टि से देखा गया। स्त्री तो स्त्री होती है, चाहे वह आदिवासी स्त्री हो या फिर अन्य सभ्य समाज की स्त्रियां हो। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि सभ्य समाज की स्त्रियां घर पर यानी रसोई घर और बेडरूम में प्रताड़ित होती हैं और आदिवासी स्त्रियां बीच सड़कों पर पीटती हैं। साहित्यिक जगत का तथाकथित स्त्री विमर्श स्त्री कविता की धुरी नहीं है। जमीन से जुड़ी कवित्रियाँ उनकी निरर्थकता की ओर ही संकेत करती हैं। कोई भी मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक वह सबकी मुक्ति नहीं बनती। स्त्रीवाद के इस द्वंद्व को निर्मला ने अपनी कविता गजरा बेचने वाली स्त्री में बखूबी व्यक्त किया है। सुंदरता बेचने वाले इस असुंदर स्त्री के सपनों में आती हैं। सुंदरता बेचने वाले इस असुंदर स्त्री के सपनों में आती हैं कई गजरे वाली स्त्रियां और इसका उपहास करती हुई गुम हो जाती हैं आकाश में। तब गजरों में पिरोए फूल कांटों की तरह चुभते हैं उसके सीने में। यह स्थिति स्त्रीवाद की असली चुनौती है। स्त्री कविता इस दिशा में क्या प्रयत्न करती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। स्त्रीवाद की हम सैद्धांतिकी भी इन मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। स्त्रीवाद की हमारी सैद्धांतिकी भी इन मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। निर्मला पुतुल के पास स्त्रीत्व का अपना मानचित्र है। इन सब स्थितियों को बयान कर देने भर से उनका दायित्व पूर्ण नहीं होता। वह अपने लोक आदर्शों को कविता में जगाती है। सजोनी किस्कू, जिसने संथाल विद्रोह के समय घर बाहर का सब भार वहन किया, फिर भी स्त्री होने का दंड उसे सहना ही पड़ा। पीड़ा प्रताड़ना के ऐसे कहे अनकहे अध्याय जब तक स्मृतियों में कौंधते रहेंगे, परिवर्तन की चेतना, मुक्ति की आकांक्षा जोर पकड़ेगी। वे बार बार आह्वान करती हैं कि उठो और अपने अंधेरों के खिलाफ लड़ो।
निर्मला की कविताओं में लाचारी के कितने ही बिंब क्यों न हों, उनकी कविताओं का बीज स्वर मुक्ति का है, पराजय का नहीं। आत्मबल ही उसका सहारा है और ढाल भी। स्त्रियों को इतिहास में जगह नहीं मिली, इसीलिए हम स्त्रियां लिखेंगे अपना इतिहास। हम खून से लिखेंगे अपना इतिहास, आंसू से नहीं। हम भूगोल की सारी सीमाएं लांघ कर पहुंच जाएंगे इतिहास के उस गलियारे में और दर्ज करेंगे अपना सशक्त हस्ताक्षर। एक स्त्री और स्त्रीवाद यह सक्रिय तेवर है, एक और स्त्रीवाद का यह सक्रिय तेवर है, जिसके शब्द शब्द में चुनौती, संघर्ष और विरोध की थाप है। नगाड़े की तरह ही बजते हैं ये शब्द। दूसरी ओर स्त्री मन की कोमल छवियों में रचा बचा संगीत भी यहाँ है। उन्मुक्त प्रेम की एक कविता है, अभी खूंटी में टांग कर रख दो मांदल। मीत के बांसुरी बजाते ही प्रेषी के पांव थिरकने लगते हैं, मन उड़ियाने लगता है रुई के फाहे सा दसों दिस। घर गृहस्थी के दबावों में प्रीत के इन पलों को स्थगित कर देना पड़ता है। सचेतता राग को नियंत्रित करती है, लेकिन प्रेयसी जिस अधिकार से बांसुरी और मांदल रख देने को कहती है, उसमें रखने से अधिक पाना है। प्रेम की ललक ही प्रमुख है। इसके अलावा प्रेम की अन्य कविताओं में वियोग का दुख प्रधान है। अंतरंगता के क्षण स्मृति का हिस्सा हैं, जो बार बार पुनर्जीवित होते हैं। इनमें सपनों के टूटकर बिखर जाने का दर्द, छोड़ जाने की पीड़ा है, तो उसके साथ लौट आने की आकांक्षा भी। तुम्हारे हाथ कभी भी तो बचा नहीं सके तुम्हें, मेरा कसूर क्या है। जमाने में और भी गम हैं मोहब्बत के सिवा आदि कविताएं प्रेम के विषम रूप को अभिव्यक्त करती हैं। आदिवासी जीवन की उद्दामता, इंद्रियता और मिट्टी की गंध को विपरीत प्रथाएं ली जाती हैं। अपना ही पुरुष ना जाने कब घर से बाहर कर दे या छोड़कर चला जाए, अन्य स्त्री घर ले आए, जैसे कई विकल्प पुरुष को रसिया बनाते हैं और स्त्री के अंतरतम में कारुणिक आर्तनाद के सिवा कुछ नहीं बचता। निर्मला पुतुल अपने जन समाज का जो चित्र प्रस्तुत करती हैं, वह रोमानियत भरे राग रंग का नहीं है, सामाजिक अंतर्विरोध का है, जिसमें हर बार स्त्री के हिस्से दुख ही आता है। लोक संवेदना के महीन दीप्त रंग से रंगी दो महत्वपूर्ण कविताएं हैं माँ के लिए, ससुराल जाने के पहले तथा उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। ससुराल जाने से पहले बेटी माँ को तरह तरह से कुरेदती है कि वह घर भर की धड़कनों में जिस तरह व्याप्त है, उसे माँ कैसे भुला पाएगी। ऐसा ही अनुरोध पिता से भी है। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा में बेटी बाप से आग्रह करती है कि उसका ब्याह इतनी दूर न कर दे कि वे एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार न हो पाएं। इस कविता के विषय में वरिष्ठ कवि अरुण कमल ने लिखा, यह ऐसी कविता है जिसमें एक साथ आदिवासी लोकगीतों की सांद्र मादकता, आधुनिक भावबोध और प्रतिरोध की गंभीर वाणी गुम्फित हो। उतनी दूर मत ब्याहना की लोकगीतों की सी है, लेकिन उतनी दूर मत ब्याहना की टेक
लोकगीतों की सी है, लेकिन बेटी जो मांग कर रही है वह आधुनिक भी है और प्रचलित लैंगिक संबंधों की असमानता पर चोट करने वाली भी। इस कविता में विधेय एवं निषेध की पंक्तियों से गुजरते हुए अपनी बात कही गई है। उसे उस देश नहीं जाना जो पिता के घर से बहुत दूर हो, जहाँ आदमी से अधिक ईश्वर बसते हों, जंगल नदी पहाड़ न हो, खुला आंगन न हो, चढ़ता डूबता सूरज ना दिखे, मोटर गाड़ियों और दुकानों मकानों का शहर ना हो, वर पढ़ना लिखना न जानता हो, नशे में न डूबा हो, बात बात पर लड़ने को सनद्ध न हो, कमाने दूर देश ना चला जाए। वह वहाँ जाएगी जहाँ से उसकी आवाज़ पिता तक पहुँच सके, जहाँ ऐसा समतापूर्ण समाज हो कि शेर बकरी एक घाटी पानी पिए। उसे उस पुरुष की तलाश है जिसके हाथों ने पेड़ लगाए हों, जो कबूतर के जोड़े सा उसके संग साथ रहे, बांसुरी बजाए, उसके लिए फूल चुन लाए और सबसे बढ़कर जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। जिन निश्चल संपूर्ण जीवन की उसे कामना है कि यदि ये वह संभव हो तो भी तभी स्त्री जीवन का वृत्त पूरा होगा। द्वंद्व टकराहट की कई तहों के पार निर्मला पुतुल उस बिंदु तक पहुंचती हैं जो जीवन के उस मूल को बचाएगा जिसे हर हाल में बचाना चाहिए। जीवन के नैसर्गिक रूप का आग्रह इस बात की गवाही देता है कि सामाजिक संरचनाएं जितनी जटिलतर होती जाएंगी, शोषण के उतने ही रूप उसमें घर कर लेंगे। आदिवासी अस्मिता के वृहद वृत्त में स्त्री अस्मिता की तलाश करने वाली कवित्री के रूप में निर्मला पुतुल एक व्यापक जन समाज की मुक्ति तलाश रही हैं। बाजार के बाहरी ताकतों व अज्ञान के आंतरिक पिशाचों के से एक साथ मुक्ति होने पर ही इस स्त्री के जीवन में कोई दुखद मोड़ आएगा जिसे उसे स्वयं अपने आत्मबल के द्वारा अर्जित करना होगा। राजनीति। निर्मला पुतुल की कविताएं व्यापक सामाजिक संघर्ष की कविताएं हैं। सामाजिक विडंबनाओं को ताड़ ताड़ उघेड़ती हुए जिस वर्ग विषमता असमानता को रेखांकित किया गया है उसके स्रोत राजनीति में हैं। लोकतंत्र में समाज के व्यापक राजनीतिकरण से वैषम्य और भी मारक हो जाती है। कवित्री अपने इलाके में मूल सुविधाओं की अपेक्षा को बहस का मुद्दा बनाना चाहती हैं। सड़कें नहीं, बिजली नहीं है, बच्चे महाजन के पास हैं, महिलाओं को कोसों दूर झरने से पानी ढोकर लाना पड़ता है। इन बातों को उठाते हुए निर्मला झारखंड के उन आदिवासी लोगों की वकील बनकर जिरह करती हैं। वे तथाकथित सभ्य समाज से पूछना चाहती हैं कि क्यों किसी को भी आदिवासी जीवन के ये अभाव लोकतंत्र का केंद्रीय मुद्दा नहीं लगते। राजनीति द्वारा समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश भीतर के खोखलेपन को बेपर्द करती चलती है। कुर्सी और सत्ता की राजनीति
व्यापक मानव समाज की हित चिंता से बहुत दूर है। कुर्सी और सत्ता की राजनीति व्यापक मानव समाज की हित चिंता से बहुत दूर है। हिस्सेदारी के प्रश्नों पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है, व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर उठकर सामाजिक हितों की लड़ाई आज तक हमारे संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था पर यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। अपने से परे होकर सोचने का अभ्यास ही लोकतंत्र के स्वप्न को हकीकत में बना सकता है। इन कविताओं का केंद्र झारखंड है, जो आज़ादी के बाद से ही विकास एवं शोषण की राजनीति का शिकार होता आया है। विकास बनाम विस्थापन यहाँ की राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के नाम पर विकास का जो मायाजाल बुना गया है, विस्थापन झेलता आदिवासी जनसमाज उसे संदेह की नज़रों से देखता है। अगर हमारे विकास का मतलब हमारी बस्तियों को उजाड़कर कल कारखाने बनाना है, तालाब को भोंदकर राजमार्ग, जंगलों का सफाया कर ऑफिसर्स कॉलोनियाँ बसानी है और पुनर्वास के नाम पर हमें हमारे ही शहर की सीमा से हम बाहर हाशिए पर धकेलना है, तो तुम्हारे तथाकथित विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा हमें। सड़कों और बांधों का जाल इन स्वावलंबी समाजों को संसाधनों के उत्खनन की मंडी में तब्दील करने के लिए अधिक है। बाढ़, सूखा, अकाल झेलते वंचित वर्ग की व्यवस्था तथा सत्ता के अजब गजब समीकरण रचते राजनीतिज्ञों के कुचक्र इन कविताओं में एक साथ उभरते हैं। सक्रिय आंदोलन कर्मी के रूप में निर्मला पुतुल की राजनीति चेतना असाधारण है। वह अपने साथियों को सतह के पार देखने के लिए सावधान करती हैं। यहाँ पर हमने वैसे मुखौटे की ओर इशारा किया है जो आदिवासी होने या इनका साथ देने का भ्रम देते हैं, यानी शरीर से आदिवासी और मन से दिक्कू का रोल करते हैं। विकास के नाम पर तरह तरह के सपने दिखाते हैं जिनसे कुछ होता जाता नहीं। परिणाम वही होता है, ढाक के 3 पात। मैंने अपनी कविताओं में उस ओर इशारा किया है। आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी आदिवासियों की स्थिति में गुणात्मक सुधार नहीं हो पाया है। नवगठित झारखंड राज्य की घोषणा की खबर सुनकर भाई मंगल बेसरा को सचेत करते हुए वे लिखती हैं, वे तुम्हारे विरोधी थे कल तक, दुश्मन थे तुम्हारे, जिनसे मुक्ति चाहते थे तुम, पर कैसी विडंबना है, वही खड़े हैं आज सबसे आगे तुम्हारी पंक्ति में, तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी बनकर। पुरखों के सपने रौंदते झक झक सफ़ेद कुर्ते वाले के पीछे मत दौड़ो मेरे भाई, उन्हें पहचानो, वे तुम्हारे सपने को भुनाने वाले लोग हैं, उनके एजेंडे में दूर दूर तक ही शामिल नहीं। आंदोलन को जन्म देने वाली आँखों के सपने। निर्मला का संबंध सामाजिक गतिविधियों में से खूब रहा है। निर्मला का संबंध सामाजिक गतिविधियों से खूब रहा है। वे अपने समाज के अंतर विरोधों को पहचानती हैं, जो राजनीति के फरेब को भली भांति जानती हैं। इसीलिए उनके स्वर में आशंका बराबर घर किए रहती है। एक खुला पत्र अपने लाल बाबू के नाम या खून को पानी कैसे लिख दूं जैसी कविताओं में कवित्री उन सामाजिक स्थितियों के ब्यौरे देती हैं
जिनमें जनता ने जिन पर विश्वास किया वे सत्ता के गलियारों में इतनी दूर निकल गए कि उन तक उनकी आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती। नाम बदले हैं, नए राज्य के मुखिया बदले हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में जो नहीं बदला है वह असहमति के किसी भी स्वर के प्रति संवेदनशील सहिष्णुता। असहमति के स्वरों को ही कभी नक्सलवाद या कोई और नाम देकर मुजरिम करार दिया गया। इस विसंगति को शब्द देते हुए उन्होंने लिखा, न जताएं कभी असहमति, ना करें कभी कोई विरोध, हस्तक्षेप न करें अनेक कामों में, अपनी परिधि में रहें हरदम, बिना इजाज़त झांके नहीं इधर उधर, बिछ जाएं जब तक उनके इशारे पर उनकी खातिर। निश्चित है यह कविताएं इस स्थिति का प्रतिकार हैं। इनका एक संदर्भ आदिवासी लोक आदर्शों के प्रति भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से भी संबद्ध रहा है या संबद्ध है। संशय और संदेह बहुत गहरा है, क्योंकि सिद्धो कानू या तिलका मांझी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह से बहुत पहले अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने अलग अलग आदिवासी विद्रोहों, मुक्ति आंदोलनों का नेतृत्व किया, उनके ऐतिहासिक योगदान को भारतीय इतिहास में दर्ज ही नहीं किया गया। उसे जमींदारों, महाजनों के खिलाफ संघर्ष कहकर हाशिए पर डाल दिया गया। निर्मला पुतुल वर्तमान राजनीति को अंग्रेजों का उत्तराधिकार मानती हैं, जिससे उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं। इस स्थिति के प्रति सजगता ही हथियार हो सकती है, इसीलिए सावधानी और सचेतता का टोन उनकी राजनीतिक कविताओं में बराबर बना रहता है। इन सब समस्याओं से अलग राजनीति से जुड़ी एक अन्य कविता है, सद्दाम को फांसी के बाद। इस कविता का संदर्भ सद्दाम हुसैन की फांसी की घटना है, लेकिन उसकी व्यंजना साम्राज्यवाद एवं उसके प्रतिकार से जुड़ी है। साम्राज्यवाद के दूतों, मत भूलो कि ऐसी कई आवाज़ें हैं जो आज भी उठ रही हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम कितनी आवाज़ों को बंद करोगे? आदिवासी राजनीति की चर्चा में जो आक्रोश उभरता है, उसी की प्रतिध्वनि यहाँ भी है। समस्त ऐसी रचनाएं साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती देते हुए विद्रोह के स्वर को मुखर करती हैं। इनके संदर्भ भिन्न होते हुए भी इनमें आंतरिक एक सूत्रता विद्यमान है। आदिवासी जन समाज। निर्मला पुतुल की कविता का कोई भी पाठ आदिवासी अस्मिता के अध्ययन के बिना संभव नहीं। स्त्री समस्याओं के संदर्भ में हो या राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर आदिवासी जन समाज का हास्याकरण उनकी काव्य संवेदना को गहरे आंदोलित करता है। दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर की मुंडेर पर? आदिवासियों के साथ भारतीय गणतंत्र का ऐसा ही रिश्ता बना जहां वे प्रतीकात्मक विकास के नाम पर यह वर्ग सिर्फ नुमाइश की तस्वीर बनकर रह गया है। निर्मला की कविताओं में नुमाइश के विरुद्ध चुड़का सोरेन
सजोनी किस्सू की व्यथा कथा सामाजिक संरचना के ताने बाने से झांकती है। जंगलों में शिकार करता चुड़का सोरेन इतना सीधा क्यों है कि उसे औरों द्वारा अपना शिकार होना दिखाई नहीं देता। आदिवासी जन समाज का इतिहास और पराजय वीरता का इतिहास है। तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा, उलगुलान की और औरतें सबने अपने अपने स्तर पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती दी। 1784 में तिलका मांझी ने सशस्त्र दस्ते के साथ हमला कर भागलपुर के बहुत से इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे। संताल, हुल, मुंडा सब ने मुक्ति अभियान चलाए और अंग्रेजी हुकूमत के लिए सिरदर्द बने रहे। ये हमले लगातार होते रहे, किंतु इन आदिवासी विद्रोहों को स्वाधीनता आंदोलनों के प्रयास के रूप में दर्ज किया। अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म, जमीन पर कब्जा, संस्कृति पर आघात जैसे अनेक मुद्दे आदिवासी संघर्ष के मूल में रहते थे। निर्मला पुतुल वर्तमान साहित्य में आत्मविश्वास खो चुके जन समाज को इन प्रेरक लोक आदर्शों की याद दिला रही है। इनके साथ साथ इन कविताओं में अनेक पात्र हैं। मांझी हड़ाम, पकलू मरांडी, पिलचू बूढ़ी, सुबोधनी मरांडी, बिटिया मुर्मू, इन सब के माध्यम से जिस आदिवासी जन समाज का चेहरा उभरता है वह भीतरी और बाहरी दोनों पाटों के बीच पिस रहा है। सत्ता द्वारा दमन और अपने अंधविश्वासों की गिरफ्त उनके जीवन को खोखला किए दे रही है। शताब्दियां बीत जाने पर भी आदिवासी जनसमाज अपने अंधविश्वासों एवं अंतर्विरोधों से मुक्त नहीं हो सका। घड़ा उतार की प्रथा हो या स्त्री जीवन से जुड़े अंधविश्वास, निर्मला लगातार उनका विरोध करती रही हैं, क्योंकि इन प्रतिगामी प्रथाओं के कारण ही इस समाज में परिवर्तन या मुक्ति नहीं हो पाते। वे लगातार इन वर्गों को अपने शोषण के प्रति सचेत दमनकारी शक्तियों को बेनकाब करती हैं। ये वे लोग हैं जो हमारे बिस्तर पर करते हैं हमारी बस्ती का बलात्कार और हमारे ही जमीन पर खड़े हो पूछते हैं हमसे हमारी औकात। नागरिक अधिकारों के अभाव में इस समाज की उपस्थिति हमारे गणतंत्र में अन्य की रही। वे आज भी सत्ता संस्थानों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी अभिव्यक्ति नक्सलवादी आक्रोश के फूटने में रही। दूसरी ओर इनके प्रति सत्ता का दमनकारी चरित्र भी नहीं बदला। इस जन समाज के साथ हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्वास का रिश्ता कायम करने में नाकाम रही है। जल, जंगल, जमीन, आदिवासी जीवन प्रकृति के साहचर्य का नियम है, साहचर्य का जीवन है। आदिवासी जीवन प्रकृति से साहचर्य का जीवन है। निर्मला अपनी कविताओं में प्रकृति का उत्सव नहीं मनाती। प्राकृतिक दृश्यों के सुकोमल बिंब यहाँ नहीं हैं। जंगलों की अवैध कटाई, जल के स्रोत सूखते जाने की गहरी चिंता है। जल, जंगल, जमीन उनके अस्तित्व, उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? धीरे धीरे इनको खत्म करने या इन प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकतर करने के षड्यंत्र इन्हें इनकी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। सीधे साधे आदिवासी भले ही इस षड्यंत्र को
न पहचान पाएँ, निर्मला की कविताएं इनकी पोल जरूर खोलती हैं। वे सवाल करती हैं कि जो धरती खनिजों की संपदा से इतनी संपन्न है, उसके बाशिंदे गरीबी के अंधेरों में लिप्त क्यों हैं। सामान्यतः जिसकी ज़मीन होती है उसकी संपत्ति पर भी उसी का अधिकार होता है, तो फिर आदिवासी ही अपनी संपदा से बेदखल कैसे कर दिए गए। वास्तविकता का यह बोध उन्हें और चौकन्ना कर देता है। वे सावधान भी हैं, सजग भी और सक्रिय भी। इसीलिए वे समाज और प्रकृति को अभिन्न जैविक इकाई की तरह बचाने का आह्वान करती हैं। जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, भूमंडलीकरण, बाजार और आदिवासी जीवन का संकट। अपने समय और समाज की धड़कन पर निर्मला पुतुल की जो पकड़ है, उसकी एक पहचान बाजार के बढ़ते वर्चस्व के परिणामों पर भी है। वैश्वीकरण की अर्थनीति छोटे जन समाजों के अस्तित्व के लिए संकट बनने के साथ साथ उसके चरित्र को भी हमेशा के लिए बदल रही है। बाजार का आकर्षण ही उन्हें अपना शिकार बना लेता है। बदली हुई रुचियां एहसास ही नहीं होने देती कि उसने क्या खोया। यह कहते हुए शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ कि बाजार में घूमते जब प्यास लगती है तो पानी से ज़्यादा पेप्सी और स्प्राइट की तलब होती है। पता नहीं कब हमारी प्यास में घुस गया यह सब। बाजार इस तरह अनुकूलन करता है कि अपने होने का अर्थ धुंधला होने लगता है। शहरों की ब्रांड धर्मिता जैसे सबको एक सा किए दे रही है, वही चलन कस्बों गांवों से होता हुआ संताल परगना जैसे खुद में सिमटे समाजों तक फैल चला है। संथाल परगना अब नहीं रह गया। संथाल परगना अपनी भाषा और वेशभूषा में यहाँ के लोग बाजार की तरफ भागते सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाजार का सबसे पहला नियम संस्कृति की बहुलता खत्म कर उसे एक रूप बनाने का उपक्रम है। सब एक जैसे रहें, एक जैसा सोचें, असहमति की गुंजाइश भी खत्म हो जाए। यह मसला केवल बाजारी उपभोक्तावाद तक सीमित नहीं है। बाजार का एजेंडा पूरे देश की संस्कृति पर कब्जा करने का है। इसीलिए बड़ी भाषा तो उनके काम की है, लेकिन उसके प्रभाव से अन्य भाषिक अस्मिता का नष्ट होना अविसंभावी है। देखने में हो सकता है आभास न हो, लेकिन होता सब कुछ योजनाबद्ध ढंग से है। वे दबे पांव आते हैं तुम्हारी संस्कृति में। निर्मला पुतुल इन सारी दुर्विसंधि को भली भांति समझती हैं और उसके विरोध में यह वैचारिक एवं काव्यात्मक संघर्ष का बीड़ा उठाए हुए हैं। अपने एक लेख में उन्होंने लिखा ग्लोबलाइजेशन नव उपनिवेशवाद का अभिनव आक्रामक दौर है। इससे कॉरपोरेट राजनीति शुरू हो रही है। आज की राजनीति और अर्थनीति मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा संचालित हो रही है। उनकी धन लोलुपता सभ्यता संस्कृति को प्रदूषित कर रही है। जीवन मूल्य विघटित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी जातियों, सभ्यताओं, संस्कृतियों का निःशेष न होना अचरज की बात होगी। कवित्री बहुत बड़ी अर्थशास्त्री भले ही न हों, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म की उनकी समझ को खारिज नहीं किया जा सकता।
उनके दिमाग में यह नक्शा साफ है कि सभी साधनों का अधिग्रहण कर बाजार एक स्वावलंबी समाज से उनकी आत्मनिर्भरता छीनकर उनके समक्ष गरीबी भुखमरी का विकल्प छोड़ती है। कड़ी मेहनत से उपजाया अन्न उनकी पहुंच से बाहर है। वे इस सत्य से भी अनजान हैं कि उनकी बनाई चीज़ें कहीं कैसे पहुंच जाती है बिकने शहर के बड़े बाज़ारों में। जबकि जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्तियों में। यानी दुनिया भीतर दुनिया है, अनेक तहों में लिपटी, जिसे पूरा जान पाना कठिन है। निर्मला अपनी तीसरी आंख से उसे पहचान लेती हैं। भूमंडलीकरण के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आशय, आदिवासी जनजीवन, मानवीय इतिहास में जिस संकट की रचना करते हैं वे उनकी पूरी खबर लेती हैं। विद्रोह और सशक्तिकरण का स्वर। कविता में विद्रोह की छवियां सदा प्रिय होती हैं। यथार्थ जीवन में विद्रोह की डगर जितनी असाध्य है, कविता में पक्षधरता के स्तर पर उस पंक्ति में खड़ा होना उतना ही काम्य। इसलिए जब निर्मला पुतुल लिखती हैं आज की तारीख के साथ कि गिरेंगी जितनी बूंदें लहू की धरती पर उतनी ही जन्मेगी निर्मला पुतुल, हवा में मुट्ठी बांधे हाथ लहराते हुए। उनकी इस मुद्रा पर मन रिझ जाता है। यथार्थ की बेबाकी, दमन, प्रताड़ना का ऐसा चक्रव्यूह और उसके भीतर से उठने का साहस, इससे बनी है निर्मला पुतुल। उनके इस साहस को सलाम करने का मन होता है। यह प्रशंसा सिर्फ मुद्रा के लिए नहीं है, उन्होंने एक महीन आलोचनात्मक दृष्टि बुनी है। तमाम सामाजिक विसंगतियों, अर्थ विरोध पर एक एक कर उंगली रखते हुए, फील्ड वर्क के दौरान अनुभव बटोरते हुए वे एक व्यापक काव्य दृष्टि बुनती हैं जिसमें विद्रोह और सशक्तिकरण साझीदार हैं। उनका अनुभव उन्हें बताता है कि स्वयं को सशक्त किए बिना विरोध सकारात्मक नहीं होगा। पहचान उनकी कविता का महत्वपूर्ण शब्द है। सौदागर हैं वे, समझो, पहचानो उन्हें बिटिया मुरमुर, पहचानो। बहुत सी कविताओं का पाठ इस बात पर बल देता है कि वे नहीं जानते। ना जानने वाला जनसमाज औरों के हाथों चले जाने को अभिशप्त है। निर्मला पुतुल भीतरी और बाहरी अंधेरों से घिरे उस वर्ग की नियति बदल डालना चाहती हैं। वे बार बार उसे सचेत करती हैं, जगाती हैं, फुफकारती हैं, उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ उठो कि तुम जहाँ हो वहाँ से उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसी राख में दबी चिंगारी। अधिकांश ऐसी कविताओं का स्वर आक्रोश से भरा, उग्र एवं विद्रोही है, सीधे लक्ष्य पर चोट करने वाला। एक कविता धीरे धीरे इसका अपवाद है। इस कविता में अनेक बिंब आए हैं। धरती की छाती फोड़ निकलते अंकुर, धीरे धीरे फैलती जमीन की आग, बड़े होते बच्चे आदि। ये उन प्रतिक्रिया की बात करते हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों की धुंध छटेगी, सबके असली चेहरे निकल आएंगे। समय की कोख में पलते गर्भस्थ शिशु की तरह वेदना से फूटेगा एक नया युग, नया समय। अक्सर चुप रहने वाला आदमी कभी न कभी बोलेगा जरूर, सर उठाकर। चुप्पी टूटेगी एक दिन धीरे धीरे उसकी। निर्मला पुतुल की कविता
इसी आदमी की चुप्पी टूटने की मुहिम है। अपने जीवन की इन स्थितियों के विषय में उन्होंने बताया है कि जीवन में संघर्ष करते करते अनेक ऐसे क्षण आए जब मैं पूर्णतः अकेली पड़ गई, बावजूद इसके मैं विरोध करती रही। कविता, भाषा और स्त्री कविता। निर्मला पुतुल की प्रायः सभी कविताएं पहले संताली में लिखी गई, फिर हिंदी में आई। अपनी संस्कृति के समान अपनी भाषा को बचाने का संकल्प इसके मूल में अंतर्निहित है, अर्थात आदिवासी जीवन का संकट कविता और साहित्य के सभी पक्षों को आच्छादित करता है। मुक्तिबोध के ही समान निर्मला पुतुल की कविताएं भी अलग अलग ना होकर एक ही लंबी कविता जान पड़ती हैं। ये कविताएं थोड़े बहुत अंतर से संवेदनात्मक घनत्व की दृष्टि से एक ही वृत्त रचती हैं। अपने काव्यगत उद्देश्यों के विषय में वे स्पष्ट हैं। सच को सच और झूठ को पूरी ताकत से झूठ कहने के साहस से रची हुई कविताएं। कवित्री बार बार कहती हैं कि इनमें कोई चिकनी चुपड़ी भाषा नहीं है, छंद, तुक, लय पर भी अतिरिक्त ध्यान नहीं। इन कविताओं को किस काव्य परंपरा में रखा जाएगा, कविता माना जाएगा या नहीं, इसकी चिंता उसे नहीं। उसके निकट इन कविताओं की दोहरी सार्थकता है। एक तो वह उसके एकांत का प्रवेश द्वार है। मैं कविता नहीं, शब्दों में खुद को रचते देखती हूँ। इस स्व का संवाद व्यापक परिवेश से है। यह प्रतिबद्ध लेखन है जो लोकतंत्र में बराबरी के हक की लड़ाई लड़ता है। चाहती हूँ मैं नगाड़े की तरह बजें मेरे शब्द और निकल पड़ें लोग अपने अपने घरों से सड़कों पर।